प्रिय विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लासेज में आपका पुनः स्वागत है। आज हम राजनीति विज्ञान BA थर्ड ईयर शीत युद्ध पर चर्चा कर रहे हैं। जैसा कि कल भी हमने चर्चा की थी, शीत युद्ध क्या है, इसको समझने का प्रयास, इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझने का प्रयास हमने किया था, इसके अर्थ को समझने का प्रयास हमने किया था, इसको परिभाषित करने का प्रयास भी हमने किया था। कुछ विद्वानों ने इसको जैसे वार ऑफ नर्व्स भी कहा, मस्तिष्क का युद्ध कहा, अलग अलग तरीके से परिभाषित। कुछ ने विचारधाराओं का संघर्ष कहा, कुछ ने महाशक्तियों का संघर्ष कहा, कुछ ने आस्तिक और नास्तिकों के बीच का संघर्ष कहा, कुछ ने नैतिकता और अनैतिकता के बीच संघर्ष कहा। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने भी इसको परिभाषित करने का प्रयास किया और एक निलंबित मृत्युदंड के समान, सम काइंड ऑफ सस्पेंडेड डेथ सेंटेंस के रूप में परिभाषित करने का प्रयास किया। विभिन्न परिभाषाएं और इसके व्यापक आयामों को देखते हुए इसके कुछ लक्षण निकल के सामने आते हैं, कुछ लक्षण इसमें दिखाई देते हैं। ये गर्म युद्ध या वास्तविक युद्ध से भी अत्यधिक भयानक था। क्यों भयानक था? क्योंकि इससे अंततः तनाव और जो है घृणा से एक ऐसा माहौल तैयार होता है जो अंततः बहुत ही विकट और संकट काल की परिस्थितियों को जन्म देता है। इसीलिए इस युद्ध को वास्तविक युद्ध से भी अधिक खतरनाक या अधिक भयानक माना गया है। शीत युद्ध के जो प्रमुख लक्षण हैं उनका एक एक करके हम यहाँ पर जिक्र करेंगे, जिससे इसके बारे में हमारी अवधारणा और व्यापक एवं परिपक्व होगी। शीत युद्ध के एक मुख्य लक्षण के रूप में कहा गया है कि शीत युद्ध वास्तव में महाशक्तियों का युद्ध था, महाशक्तियों का संघर्ष था। ये दो सिद्धांतों का या दो विचारधाराओं का युद्ध नहीं था, बल्कि ये दो महाशक्तियाँ, दो भीमाकार, दो दैत्याकार महाशक्तियों का आपसी संघर्ष था। और ये संघर्ष अपने प्रभाव क्षेत्र को बढ़ाने के लिए था, अपने प्रभाव क्षेत्र को, अपने प्रभाव में अधिकतम विश्व को दोनों विचारधाराएं लाना चाहती है। अब ये संभव नहीं है कि दोनों समान रूप से अपना प्रभाव स्थापित कर सकें या विश्व के सभी हिस्सों को एक ही विचारधारा अपने प्रभाव क्षेत्र में ले आए। जहाँ एक विचारधारा ऐसा करेंगी, वहाँ दूसरी विचारधारा से उसके समान मुद्दों पर टकराव होना आवश्यक है, और ये टकराव ही अंततः संघर्ष को जन्म दे रहा है। तो ये केवल विचारधाराओं का या जीवन पद्धतियों का संघर्ष मात्र नहीं है, बल्कि ये वास्तव में महाशक्तियों का संघर्ष है। दूसरे महायुद्ध के बाद, या यूँ कहें कि दूसरे महायुद्ध ने विश्व पटल पर, विश्व राजनीतिक रंगमंच पर दो महाशक्तियों को जन्म दिया, और वो थे पूंजीवादी विचारधारा के मुखिया के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका और साम्यवादी विचारधारा के प्रमुख के रूप में संयुक्त जो सोवियत संघ था। तो ये इन दोनों महाशक्तियों का संघर्ष एक प्रमुख लक्षण जो है इस विचारधारा का, इस संघर्ष का है। दूसरा, शीत युद्ध जो है, जैसा कि हमने कल भी जिक्र किया था कि ये कागज़ के गोलों से लड़ा गया, वास्तविक बमों से नहीं लड़ा गया। ये दूरदर्शन और आकाशवाणी पर लड़ा गया, समाचार पत्रों पर लड़ा गया, या विभिन्न प्रकार के संवादों पर लड़ा गया, या विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर लड़ा गया। अर्थात एक प्रचारात्मक या भ्रम फैलाने का महत्व इस व्यवस्था में ज़्यादा से ज़्यादा रहा। एक दूसरे के प्रति जो है भ्रम या एक दूसरे के प्रति नकारात्मकता फैलाना, एक दूसरे के प्रति उनके विपरीत बातों का प्रचार करना इस युद्ध का प्रमुख लक्षण था। प्रचारात्मक युद्ध था और एक तरीके से वाक युद्ध था, एक तरीके से वाक युद्ध था। अगर किसी बात का जो है खंडन अमेरिका द्वारा किया गया है सोवियत संघ को लेकर के, तो जाहिर सी बात है कि बात सही होते हुए भी संयुक्त जो है सोवियत रूस के द्वारा अमेरिका की किसी बात का निश्चित रूप से खंडन किया गया। एक वाक युद्ध, केवल बोलने के द्वारा, बोली का युद्ध भी इसे कहा गया है। तीसरा जो है, इस युद्ध में जो साधन इस्तेमाल हुए
वो करीब करीब सभी प्रकार के साधन इस्तेमाल हुए। इसमें गुप्तचरी भी हुई, जासूसी के सारे तरीके, सारे हथकंडे यहाँ पर अपनाए गए। जो है सैन्य प्रतियोगिताएं भी होती रही, किसी में से है सैनिकों के भर्ती करने से लेके, सैन्य हथियारों को जमा करने से लेके, अणु अस्त्रों के विकास और उसके जखीरे को बड़ा बनाने से लेकर के सब प्रकार के जो सैनिक जो गतिविधियां थी या जो मिलिट्री जो कंपटीशन थे वो भी यहाँ पर बढ़ते रहे और वो अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए सैन्य हस्तक्षेप करने को तैयार भी हर समय दिखाई देते थे। दोनों महाशक्तियों ने बहुत सारी सैनिक संधियां बनाई और बहुत सारे स्थानीय संगठन स्थापित करके अपनी बात को, अपने विचार को दूसरे विचारधारा पर थोपने का प्रयास किया या ज़बरदस्ती उससे अपने विचारों को मनवाने का प्रयास किया या अनुचित होने पर भी अपने आप को सही साबित करने का प्रयास यहाँ पर किया गया। तो यहाँ पर साधनों के रूप में ये बातें दिखाई देती है। जहाँ तक इसके परिणाम की दृष्टि से विचार किया जाए तो यह हॉट वार यानी वास्तविक युद्ध से भी ज़्यादा भयावह है, ज़्यादा खतरनाक है। क्यों खतरनाक है? क्योंकि इसमें चिंतन, भावनाओं और मनोवेगों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था। जो विचार शैली चल रही थी, जो तरीका चल रहा था, इससे चिंतन पर, मनुष्यों के चिंतन पर, राष्ट्रीय जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं या राष्ट्रों अध्यक्ष उस समय के हैं, उनके चिंतन पर, उनके मनोवेगों पर एक तरीके से प्रतिकूल प्रभाव पड़ता था, जिससे अंतोगत्वा एक अशिष्ट और असभ्य या असंभव आचरण जो है जन्म लेता था। तो इससे बड़ी बात और कोई नहीं हो सकती है, क्योंकि वास्तव में लड़े जाने युद्ध का तो एक दिन समापन होता है, लेकिन वैचारिक जो चिंतन में युद्ध की स्थितियां बैठ जाती हैं या वैचारिक चिंतन में जब परंपरा चल पड़ती हैं तो उसका समापन कब होगा कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए ये हॉट वार या वास्तविक युद्ध से अधिक भयावह स्थिति है, अधिक भयानक स्थिति है। इसको वार ऑफ नर्व्स नेक्स्ट बिंदु के रूप में, इसके लक्षण के रूप में वार ऑफ नर्व्स भी कहा गया। मस्तिष्क का युद्ध या स्नायु युद्ध भी कई सारे विद्वानों ने इसको कहा है, क्योंकि ये चिंतन या विचार शैली का ही युद्ध है, चिंतन शैली का ही या विचार शैली का ही युद्ध है और वास्तव में ये मनुष्य के मस्तिष्क में लड़ा जा रहा है। वैसे तो शीत युद्ध को अगर हम छोड़ भी दें तो भी युद्ध कोई सा भी हो, वास्तव में उसकी उत्पत्ति तो मानव मस्तिष्क में ही होती है और उसका हल भी मानव मस्तिष्क में ही निकलता है। इसीलिए युद्ध का उत्पत्ति स्थल तो हमेशा से मनुष्य का मस्तिष्क रहा है। तो ये बात शीत युद्ध में भी लागू होती है और इसको वार ऑफ नर्व्स भी कहा गया, एक लक्षण के रूप में कहा गया। अब इस प्रकार दोनों शिविरों के मध्य ये जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं या तनावपूर्ण जो संबंध हैं वही वास्तव में शीत युद्ध या कोल्ड वार हैं। दोनों शिविरों के मध्य जो तनावपूर्ण स्थितियां हैं वही कोल्ड वार हैं। तो इस प्रकार जो है हम इसके लक्षणों को, इसके अर्थों को समझने का प्रयास करते हैं। अब इससे आगे बढ़ते हुए कुछ इसकी प्रकृति पर विचार करेंगे। इसका नेचर क्या है, नेचर ऑफ कोल्ड वार, इसकी प्रकृति क्या है, कैसे इसकी प्रकृति को हम समझें। अपने आप में इसकी जो प्रकृति है वो कूटनीतिक युद्ध के जैसी है, कूटनीतिक युद्ध के जैसी हैं, जिसमें और जो अत्यंत उग्र होने पर एक सशस्त्र युद्ध को जन्म दे सकती हैं। शीत युद्ध में जो पक्ष संलग्न थे, दोनों पक्ष जो लगे हुए थे, वो आपस में शांतिकालीन संबंधों को बनाए रखते हुए या यूँ कहें कि अपने डिप्लोमेसी के रिलेशनशिप को बनाए रखते हुए एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, जो सशस्त्र युद्ध के अलावा अन्य सभी उपायों से एक दूसरे को कमज़ोर करना चाहते हैं। केवल सैन्य विकल्प का प्रयोग, सशस्त्र युद्ध का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया। इसके अलावा जितने भी तात्कालिक समय में विकल्प उपलब्ध थे उन सभी विकल्पों का प्रयोग दोनों शिविरों के द्वारा किया जाता है। और एक बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर यह है कि दोनों शांतिकालीन संबंधों जैसे राजनयिक संबंध यहाँ पर बनाए हुए रखते हैं।
डिप्लोमेसी के जो कूटनीतिक जो संबंध हैं वो इनके बने हुए रहते हैं। कभी भी आधिकारिक रूप से इन्होंने अपने राजनयिक संबंधों को विच्छेद यहाँ पर नहीं किया है। ये एक बहुत ही बड़ी मज़ेदार बात यहाँ पर है। तो राजनयिक संबंध बनाए रखते हुए दोनों शिविर एक दूसरे के प्रति शत्रुता भाव रखते हैं और सैन्य विकल्प को छोड़ करके एक दूसरे को कमज़ोर करने के लिए सभी उपलब्ध विकल्पों का प्रयोग खुलकर करते हैं। जहां भी उनको जिस रूप में भी जिस मंच पर भी मौका मिलता है सभी जगह ऐसे विकल्पों का प्रयोग जो इसमें किया जाता है। दोनों पक्ष अपने प्रभाव क्षेत्र के विस्तार के लिए अपने सैद्धांतिक मान्यताओं पर बड़ा बल देते हैं, उनका बड़ा प्रचार करते हैं। पूंजीवादी अपने सैद्धांतिक मान्यताओं का जोर शोर से डंका बजाते हैं, तो इसी प्रकार साम्यवादी सर्वाधिकारवादी भी अपनी मान्यताओं का जोर शोर से डंका बजाते हैं। दोनों शिविर एक दूसरे के विभिन्न देशों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए आर्थिक सहायता देना, प्रचार अस्त्र को काम में लेना, जासूसी, जो सैन्य जो हस्तक्षेप, सशस्त्रीकरण, सैनिक गुटबंदी आदि जो है स्थानीय संस्थानों का संगठनों का निर्माण करते हैं और इनको शीत युद्ध के विकल्पों के रूप में अंग के रूप में काम में लाते हैं। वस्तुतः शीत युद्ध वास्तव में युद्ध का परित्याग नहीं है। शीत युद्ध युद्ध का परित्याग नहीं है, बल्कि युद्ध का परित्याग नहीं है, बल्कि दोनों शिविरों के सीधे टकराव, दोनों शिविरों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति मात्र है। दोनों शिविरों के सीधे टकराव की अनुपस्थिति मात्र है। तो इस रूप में जो है केवल और केवल वो दोनों शिविर आमने सामने लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। शीत युद्ध एक ऐसी स्थिति थी जिसे मूलतः उष्ण युद्ध कहा जाना चाहिए। उष्ण युद्ध, उष्ण युद्ध कहा जाना चाहिए। इस प्रकार की स्थितियां यहाँ पर दिखाई देती हैं, क्योंकि इस स्थिति में न तो पूर्ण रूप से शांति रहती है और न ही पूर्ण रूप से युद्ध की स्थितियां बनती है। हालांकि वास्तविक युद्ध नहीं होता है, किंतु ये स्थिति युद्ध की प्रथम सीढ़ी है जिसमें युद्ध के वातावरण का निर्माण होता रहता था। और यहाँ पर एक प्रसिद्ध कथन भी कहा गया कि न ही शांति और न ही युद्ध है। ये वाक्य जो है इसकी प्रकृति को और अधिक स्पष्ट करता है। न शांति और न ही युद्ध, यानी कि युद्ध और शांति के बीच की सी स्थितियां हैं। युद्ध की परिस्थितियां मौजूद है लेकिन वास्तविक टकराव नहीं होता है। वास्तविक टकराव नहीं होता है तो भी दोनों शिविर आपस में एक दूसरे के प्रति शत्रु भाव रखते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाना चाहते हैं, एक दूसरे के विरुद्ध प्रचार करते हैं, एक दूसरे की सैद्धांतिक मान्यताओं का खंडन करते हैं, एक दूसरे की जासूसी करवाते हैं, सैनिक हस्तक्षेप को भी का विकल्प भी तैयार रखते हैं, शस्त्रीकरण पर भी जोर देते हैं, सैन्य गठबंधनों का भी निर्माण करते हैं और अपने को मजबूत बनाने के लिए या विश्व के राष्ट्रों को अपने प्रभाव क्षेत्र में लाने के लिए क्षेत्रीय सहयोग के संगठनों का या स्थानीय सहयोग संगठनों का भी निर्माण करते रहते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां इसकी प्रकृति को स्पष्ट करने का प्रयास करती है, जिसको हम एक वाक्य के रूप में, बहुत ही सीमित वाक्य के रूप में और स्पष्ट समझ सकते हैं कि न तो ये शांति की स्थितियां हैं और न ही युद्ध की स्थितियां हैं, न युद्ध और न ही शांति। तो इस प्रकार इसकी प्रकृति युद्ध और शांति दोनों के बीच में कहीं दिखाई देती है। जैसा कि हम कह रहे थे कि एक दूसरे के प्रति बिल्कुल हेटेड इनका माहौल है, लेकिन फिर भी मज़ेदार बात यह है कि कभी इन्होंने दोनों शिविरों ने अपने डिप्लोमेसी के रिलेशन आधिकारिक रूप से कभी ख़त्म नहीं किए। अब ये जो स्थिति है वो शांति की तरफ इशारा करती है, लेकिन इनकी जो क्रियाकलाप हैं वो पूरे युद्ध के वातावरण की तरफ, या यूँ कहें कि मानसिक घृणा और वैमनस्य की तरफ, शत्रु भाव की तरफ इशारा करते हैं, जो युद्ध
युद्ध के एक तरीके से प्रथम सीढ़ी जिसको कहा जा सकता है। तो दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इसकी वास्तविक स्थितियाँ दिखाई देती है। अब इससे आगे बढ़ते हुए इसके कुछ कारणों पर, मुख्य कारणों पर अपन चर्चा करेंगे। इसके शीत युद्ध के मुख्य कारण क्या है, शीत युद्ध के प्रमुख कारण क्या है, एक एक करके कुछ कारणों का जिक्र हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि हम जान रहे हैं, कल भी हमने चर्चा किया था कि महायुद्ध ने वैश्विक राजनीतिक मंच पर में बड़ा बदलाव किया और वैश्विक राजनीतिक मंच पर बहुत बड़े बदलाव महायुद्ध के बाद उत्पन्न हुए। हम उससे पहले कह रहे थे कि पहले यूरोप सेंटर्ड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हुआ करता था, तो इस युद्ध ने यूरोपियन युग का समापन कर दिया, यूरोपियन प्रभुत्व का अंत कर दिया और जो सुपर पावर का कंसेप्ट था वो यूरोप से खिसक करके सुदूर जो है दूसरे देशों में चला गया और वैचारिक दृष्टि से भी दो विचारधाराएं विश्व मंच पर चल पड़ी और इन सब का परिणाम ये हुआ कि महायुद्ध का समापन होते होते पूरे वैश्विक राजनीतिक स्थितियां बदल रही हैं। वैश्विक राजनीतिक परिवर्तन बड़े स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रहे हैं, अर्थात महायुद्ध से पहले की राजनीतिक स्थितियां और महायुद्ध से बाद की राजनीतिक स्थितियां बिल्कुल बदली हुई और बिल्कुल विपरीत स्थितियों में दिखाई देती हैं। और ये जो विपरीत स्थितियां जो पैदा हुई उसी ने ही कहीं न कहीं शीत युद्ध का बीजारोपण किया। अब ऐसे कौन कौन से कारण हैं, इनका जिक्र हम यहाँ एक एक करके करेंगे। सबसे पहले ऐतिहासिक कारणों में इसको ढूंढने का प्रयास करेंगे कि शीत युद्ध कहाँ से प्रारंभ हुआ या ऐसे कौन से कारण थे जो शीत युद्ध के लिए जिम्मेदार थे। कुछ पर्यवेक्षक विद्वान लेखक जो हैं इसका वास्तविक कारण 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। 1917 की बोल्शेविक क्रांति में ढूंढते हैं। यह विश्व में साम्यवादी क्रांति के नाम से जानी जाती है और विश्व में साम्यवादी विचारधारा का प्रभाव इस क्रांति से ही बढ़ना प्रारंभ होता है और इस क्रांति का स्पष्ट लक्ष्य था कि वह पूंजीवाद का समापन करके वैश्विक स्तर पर साम्यवाद की स्थापना करेंगी। अब जब वैश्विक स्तर पर साम्यवाद की स्थापना करेंगी तो इसका प्रारंभ तो विधिवत रूप से 1917 की क्रांति में ही देखा गया और क्रांति के समय से ही पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को समाप्त करना चाह रहे थे क्योंकि वह कहीं न कहीं संपूर्ण पश्चिमी पूंजीवादी व्यवस्था को ध्वस्त करना चाहता था। इसीलिए विश्व में साम्यवाद का प्रसार कर रहे थे। ब्रिटेन ने 1924 में और अमेरिका ने 1933 में सोवियत संघ को मान्यता दी थी, रूस को मान्यता दी थी। पश्चिमी देश साम्यवादी रूस को नाजी जर्मन की अपेक्षा अधिक आशंका की दृष्टि से देख रहे थे, यानी कि नाजीवादियों से भी अधिक शंका और अधिक घृणा जो है साम्यवादियों से पश्चिमी पूंजीवादी देशों को थी। तो कहीं न कहीं पश्चिमी देश हिटलर को सोवियत संघ पर आक्रमण करने के लिए, उस पर अधिकार करने के लिए प्रेरित करते रहते थे। तो कहीं न कहीं ऐतिहासिक रूप से जो है ये वैश्विक क्रांति या विचारधाराओं के परिवर्तन की जो क्रांति थी वहीं पर शीत युद्ध का प्रथम बीजारोपण कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार माना जाता है, क्योंकि यहीं से पूंजीवाद और साम्यवाद का संघर्ष प्रारंभ हो चुका था जो बढ़ते बढ़ते जो है महायुद्ध के बाद स्पष्ट रूप से वैश्विक रंगमंच पर, राजनीतिक रंगमंच पर स्थापित हो चुका था। हालांकि जैसा कि हमने कहा कि महायुद्ध में ये जो दोनों विचारधाराओं के मुखिया थे वो मित्र राष्ट्रों के नाम से जाने गए और महायुद्ध काल में मित्र राष्ट्रों के सम्मिलित सेनाओं ने युद्ध भी लड़े, लेकिन उससे पहले भी हमने ये देखा है कि इन दोनों के बीच में बुनियादी मतभेद अवश्य थे, लेकिन तात्कालिक समय में दोनों विचारधाराओं में, दोनों महाशक्तियों में युद्ध के समय मित्रता के संबंध स्थापित हुए थे, वो कहीं न कहीं स्थायी नहीं रह सके और जो प्रारंभ साम्यवाद का हो चुका था और जो पूंजीवादी उसे रोकना चाहते थे वहीं से इसका प्रारंभ माना जाता है कुछ पर्यवेक्षकों के अनुसार। और ये ऐतिहासिक कारण ही जो है शीत युद्ध का जन्मदाता माना जाता है।
दूसरा एक और कारण गिनाया गया, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न। द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, द्वितीय मोर्चे का प्रश्न, जब महायुद्ध के दौरान, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हिटलर ने सोवियत संघ को भारी जनधन की हानि पहुंचाई और जो है जर्मन की सेनाएं रूस के काफ़ी अंदर तक घुस गई थी। जर्मन नाजीवादी थे और जैसा कि हम पूर्व में भी चर्चा कर चुके हैं कि यूरोप में जर्मनी और इटली साम्यवाद से सबसे ज़्यादा घृणा करते थे और साम्यवाद के सबसे बड़े विरोधी के रूप में जो है नाजी जर्मन को हिटलर जो साम्यवादी शासक था, जो हिटलर जो अधिनायकवादी शासक था, उसको सबसे बड़ा शत्रु माना गया था। तो महायुद्ध के दौरान जब जो है नाजियों में और साम्यवादियों में संघर्ष हुआ तो प्रारंभ में जर्मन को बहुत बड़ी सफलताएं मिली और जर्मन की जो नाजी सेनाएं थी जो रूस के काफ़ी अधिक अंदर तक घुस चुकी थी। अब उस समय तत्कालीन रूसी नेता जो थे स्टालिन, उन्होंने मित्र राष्ट्रों से एक रिक्वेस्ट किया कि यूरोप में नाजी सेनाओं के विरोध में दूसरा मोर्चा जो है मित्र राष्ट्रों की सेनाएं खोलें। दूसरा मोर्चा यूरोप में नाजियों के खिलाफ मित्र राष्ट्रों की सेनाएं खोलें, ऐसा रिक्वेस्ट मित्र राष्ट्रों से रूसी नेता स्टालिन ने किया। लेकिन उस समय के ब्रिटेन और अमेरिका के जो मुखिया थे मिस्टर चर्चिल और मिस्टर रूजवेल्ट, चर्चिल ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं और रूजवेल्ट जो हैं अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो वो काफ़ी महीनों तक इन दोनों नेता जो हैं स्टालिन का अनुरोध टालते रहते हैं, उस पर कोई वो विचार नहीं करते हैं। तो सोवियत इतिहासकारों के मत में ये देरी अमेरिका और ब्रिटेन की योजनाबद्ध रणनीति का परिणाम था और इसने जो है नाजी जर्मन वो ये चाहते थे कि नाजी जर्मन इस समय साम्यवादी रूस को पूर्णतः ध्वस्त कर दें। ये उनके एजेंडे में शामिल था, ऐसा रूसी इतिहासकारों ने लिखा है। इससे स्टालिन को ये समझने में देर नहीं लगी कि पश्चिमी देशों की आंतरिक भावना सोवियत संघ को नष्ट हुआ देखने की है, या पश्चिमी राष्ट्र सोवियत संघ को नष्ट होते हुए देखना चाहते हैं। तो इस प्रकार दूसरे मोर्चे के प्रश्न ने जो है ये बात बिल्कुल स्पष्ट कर दिया। रूसी जो सोवियत संघ के जो मुखिया थे या वहाँ के जो पॉलिसी मेकर्स थे उनके सामने ये बात स्पष्ट हो चुकी थी कि पश्चिमी राष्ट्र बेसिकली ब्रिटेन और अमेरिका जो हैं रूस को समाप्त हुआ देखना चाहते हैं और ये काफ़ी हद तक हो भी गया था। इसके अलावा और कारण इसमें गिनाए जाते हैं। युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, युद्धोत्तर उद्देश्यों में अंतर, जैसा कि हम शुरू में भी जिक्र कर चुके हैं, संक्षेप में हमने महायुद्ध पर भी चर्चा प्रारंभ में की थी, उसके कुछ कारणों को भी जानने का प्रयास हमने किया था। महायुद्ध में दो सैन्य शिविर बने थे यूरोप में, एक मित्र राष्ट्रों का और दूसरा जो रोम बर्लिन टोक्यो धुरी का। तो यहाँ पर मित्र राष्ट्रों में मुख्यतः जब सोवियत संघ और अमेरिका के बीच में धीरे धीरे दरार पड़ने लगी तो मित्र राष्ट्रों में मुख्य रूप से ब्रिटेन और अमेरिका जो है साथ रह गए और वो भी अणु बम के आविष्कार के समय रूस का और अमेरिका का पूरा जो है मित्रता ध्वस्त हो गई, जबकि ब्रिटेन और अमेरिका की मित्रता बनी रही। अब युद्धोत्तर उद्देश्यों को लेकर के जो अंतर था वो दोनों शिविरों के मध्य अंतर था। अमेरिका और सोवियत संघ दोनों जो हैं स्पष्ट भिन्न उद्देश्य रखते थे। भविष्य में जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए सोवियत संघ यूरोप के देशों को साम्यवादी प्रभाव में लाना चाहता था। जर्मनी के विरुद्ध सुरक्षित रहने के लिए यूरोप के देशों को रूस जो है, सोवियत संघ जो है अपने साम्यवादी प्रभाव में लाना चाहता था। तो पश्चिमी देशों के मत में जर्मनी की पराजय से सोवियत संघ के अत्यधिक शक्तिशाली हो जाने का भय था। जैसे धीरे धीरे युद्ध बढ़ता गया, फिर बाद में जर्मनी की सेनाएं मोर्चे से हारती गई और जो है यूरोप के अधिकांश भाग में साम्यवादी सेनाओं ने साम्यवादी सरकारों की स्थापना करा दी और भूमध्य सागर के तटवर्ती करीब 13-14 राष्ट्रों में जो है साम्यवादी सरकारें बना दी। वहाँ पर जनतांत्रिक सरकारों को ध्वस्त करके साम्यवादी सरकारों की स्थापना वहाँ पर करी। तो इससे सोवियत संघ की शक्ति और उसका प्रभाव बढ़ा और अब नाजियों का एक तरीके से समापन हो चुका था। तो ये
ये जो है भय पश्चिमी राष्ट्रों में व्याप्त हो गया था। तो इसलिए वो सोवियत संघ के बढ़ते प्रभाव क्षेत्र को कम करना चाहते थे। इसके लिए आवश्यक था कि पूर्वी यूरोप के देशों में लोकतांत्रिक शासनों की स्थापना हो और वहाँ पर स्वतंत्र निर्वाचन होना आवश्यक थे। स्टालिन के मत में इन देशों में स्थापित साम्यवादी सरकारें ही वास्तविक जनतांत्रिक सरकारें थी, क्योंकि जो साम्यवादी सेनाओं ने सरकारें स्थापित करवाई थी उनको ही वास्तविक सरकारें स्टालिन मानते थे, जबकि पश्चिमी देशों का विचार था कि यहाँ पर निर्वाचन होकर प्रतिनिध्यात्मक सरकारें, जनतांत्रिक लोकतांत्रिक सरकारों की स्थापना हो। तो इस प्रकार सुरक्षा को लेकर के और प्रभाव क्षेत्र को लेकर के युद्धोत्तर उद्देश्यों में दोनों शिविरों के बीच में अंतर आ गया। एक नेक्स्ट कारण के रूप में हम लेंगे संयुक्त रूस के द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा जो है याल्टा समझौते का उल्लंघन किया गया, उसकी अवहेलना की गई। सन 1945 में याल्टा सम्मेलन का आयोजन किया गया और उस सम्मेलन में कुछ समझौते किए गए। उन समझौतों में प्रमुख समझौते थे पोलैंड में सोवियत संघ द्वारा संरक्षित लुब्निन शासन, पोलैंड की बात कर रहे हैं, ये तो था यूएसएसआर द्वारा संरक्षित, और दूसरा था लंदन शासन जो था अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा संरक्षित। दो प्रकार की व्यवस्थाएं पोलैंड में उस समय चल रही थी। अब स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन पर आधारित एक प्रतिनिध्यात्मक शासन स्थापित करने का निर्णय इस सम्मेलन में किया गया था, दोनों शासन को हटा करके। लेकिन देखा यह गया कि जैसे ही युद्ध का अंत निकट दिखाई देने लगा, स्टालिन ने अपने वायदों से मुकरना प्रारंभ कर दिया। जो याल्टा सम्मेलन में जो समझौते, जो वायदे इन्होंने किए थे, उससे इन्होंने मुकरना प्रारंभ कर दिया और अमेरिकी और ब्रिटिश पर्यवेक्षकों को पोलैंड में प्रवेश की अनुमति ही नहीं दी। अमेरिका और ब्रिटेन के जो चुनावी पर्यवेक्षक थे उनको पोलैंड में प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी तथा पोलैंड की जनतंत्रवादी पार्टियों को मिलाने की कार्रवाई प्रारंभ कर दी और उन पर अपने संरक्षित जो लुब्निन शासन था, जैसा कि हम पूर्व में चर्चा कर चुके हैं, लुब्निन शासन यूएसएसआर द्वारा समर्थित था, उसको वहाँ पर शासन के मुखिया के रूप में थोपना सोवियत संघ ने प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार हंगरी, बल्गारिया, रोमानिया और चेकोस्लोवाकिया में भी सोवियत संघ द्वारा युद्ध विराम समझौते, याल्टा एवं पोट्सडाम संधियों का उल्लंघन प्रारंभ कर दिया गया। सोवियत संघ ने इन सभी देशों में लोकतंत्र की पुनर्स्थापना में मित्र राष्ट्रों के साथ सहयोग करने से इनकार कर दिया और वहाँ पर साम्यवादी शासन स्थापित करने में अपना जोर लगाना प्रारंभ कर दिया। अपने समर्थक सरकारें न केवल वहाँ पर बनाना प्रारंभ किया, बल्कि बहुत सारे देशों में ऐसे साम्यवादी समर्थक सरकारें स्थापित भी इन्होंने करवा दी। इस प्रकार से जो है मंचूरिया स्थित सोवियत फौजों ने 1946 के प्रारंभ में राष्ट्रवादी सेनाओं को वहां प्रवेश तक नहीं करने दिया, जबकि साम्यवादी सेनाओं को प्रवेश संबंधी सुविधाएं प्रदान की, उनको युद्ध सामग्री सौंपी जो जापानी सेना भागते समय छोड़ गई थी। याल्टा समझौते के विरुद्ध जो सोवियत कार्रवाई की गई, उससे पश्चिमी राष्ट्रों के हृदय में सोवियत संघ के प्रति एक गंभीर आशंका, गहरी आशंका विद्यमान हो गई। इस प्रकार यहाँ कुछ और कारणों का जिक्र हम करेंगे जो नेक्स्ट कक्षा में करेंगे।